नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है और वो बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये 1 to 5 टीचर के लिए बहुत उपयोगी यह टेस्ट सीरीज है। उसमें समान अध्ययन के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में, जो कि बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम से तैयार हैं और इन विषयों से आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी समान अध्ययन के 150 प्रश्न और अंकों की संख्या होगी आपको 150, यानी हर एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का होगा और समय आपको दिया गया है समय सीमा 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में आपको 120 प्रश्न आपको जो है समान अध्ययन से और 30 प्रश्न आपके भाषा से पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न को बनाना है। तो यह 20 सेटों वाला ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो सेट नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का। तो सेट नंबर 4 का आपका पार्ट 1 में है इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज को आंसर देना है। तो देखिए डायरेक्शन 1 to 5 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो पैसेज क्या हुआ है, इन 1776 BC the first Olympic games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greek chief god Jesus. The Greeks emphasized physical fitness and strength in their education of youth. Therefore, contests in running, jumping, discus and javelin throwing, boxing and horse and chariot racing were held in individual cities, and the winner competed every 4 years at Mount Olympus. Winner were greatly honored by having poems sung about their deeds. Originally, these were held as a game of friendship, and any wars in progress were halted to allow the game to take place. The Greek attached so much importance to these games that they calculated time in 4 year cycle called Olympiads, dating from 1776 BC। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पैसेज दिया हुआ है। तो इन सभी पैसेज को आप आसानी पूर्वक ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देना है हर एक पैसेज का। तो पहला प्रश्न है हमारा पैसेज का पहला प्रश्न कि वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड एट द फुट ऑफ। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है माउंट ओलंपस में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक का ए। वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा टू ऑनर जीसस, इसके लिए ओलंपिक गेम को हेल्ड किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दिस गेम ओरिजिनेटेड। तो अप्रॉक्स दोस्तों ये आपका है 2800 ईयर्स एगो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है, सी का 3 का सी। चौथा नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेस्ट वेयर नॉट हेल्ड, कौन सा जो है आपका नहीं हुआ था इसमें। तो स्केटिंग जो है आपका ओलंपिक में नहीं हुआ था, सो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। बाकी डिस्कस थ्रोइंग हुआ था और बॉक्सिंग हुआ था, लेकिन आपका स्केटिंग नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का। पाँचवा नंबर है द वैल्यूज कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर। तो है फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, ये आपका वैल्यूज कनेक्टेड है ओलंपिक गेम्स से, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट आंसर है। तो आपका 1 से लेकर 5 तक का पैसेज का ये सभी आंसर आपको बता दिया गया। चलिए देखिए छठा सेंटेंस क्या है। तो पहला है आपका छठा सेंटेंस, जो आपको इस सेंटेंस को पढ़ना और करेक्ट जो है अल्टरनेटिव भरना है। तो बी इट ए चैट और रिफ्रेशिंग लेमनाइड, लेमन इज़ द नीड ऑफ द हावर इन समर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा स्क्रोचिंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, वो आपका इपीटैप, क्या है इपीटैप है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है वो आपको चूज करना है। जो गलत वर्ड है इसमें से वो है आपका एवेरिकिसियस है, क्या है आपका एवेरिसियस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा हिंदी लैंग्वेज दिया हुआ है, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश वाले प्रश्न को बनाएंगे और जिनका हिंदी लैंग्वेज है वो हिंदी वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हिंदी वाले प्रश्न हिंदी लैंग्वेज में आपको गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो अनुच्छेद पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पढ़िए। तो तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर पांडिचेरी स्थित है। यहाँ भारत और फ्रेंच सभ्यताओं का संगम दिखता है।
तो पांडिचेरी का अरविंद आश्रम और मनुकल विनायक मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थानों में शामिल हैं। तो तमिल के सुख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने भारतीय आंदोलन के समय इस विनायक को स्तुति गान किया था। तो यहाँ के अरविंद आश्रम में नित्य भक्तों की भीड़ उनकी समाधि के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। यहाँ से कुछ ही दूर अंतर्राष्ट्रीय आवासीय बस्ती के रूप में विकसित ओरीविले स्थित है। यह मातृ मंदिर मां अरविंद की याद में बना है। तो विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से ओरीविले की स्थापना की गई है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है कि पांडिचेरी जो है तमिलनाडु राज्य का अंग है, यह आपका कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 9 का करेक्ट आंसर है। सुब्रमण्य भारती ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुति गान किया था। तो स्तुति ज्ञान किया था मनुकुल विनायक का। किसका? वन मनुकुल विनायक का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 10 का। 11 नंबर प्रश्न है विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई थी। वो स्थापना की गई थी ओरीविले की। किसकी? ओरीविले की गद्यांश के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। क्या है? अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित उपन्यास का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आईना साज, जो अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। सो 12 नंबर प्रश्न का आपका बी करेक्ट आंसर है। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। 13 नंबर प्रश्न, तो हिंदी जो आती है वो आती है आपका भारोपीय। किसमें? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारत और यूरोपीय भारोपीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 13 का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। बिना पलक गिराए, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा वो होगा अनिमेष होगा। क्या होगा? अनिमेष, बिना पलक गिराए, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर देखिए कि मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है। तो मीनाक्षी शब्द में आपका कर्मधारय समास होता है दोस्तों। ये सभी आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो हिंदी व्याकरण का जो भी है आपका प्रश्न है वो आप हिंदी बुक खरीदिए व्याकरण को और सभी सॉल्व कीजिएगा। तो कर्मधारय जो है आपके मीनाक्षी समास से है। मीनाक्षी जो है कर्मधारय समास हो गया। 16 नंबर प्रश्न है प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। किन्हें? हेमचंद्र जी को प्रकृत का पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 16 नंबर प्रश्न का। 17 के अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सही सवालों के सही जवाब चुनना है आपको। तो तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है, ये आपको अनुच्छेद पढ़ना है और आंसर देना है। तो तम शब्द का यहाँ अभिप्राय हो जाएगा आपका अंधकार से। किससे? अंधेरा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है आपका सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है। तो सीधी रीढ़, सीधी रीढ़ मतलब बताना है आपको। इसका अर्थ होता है आपका स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, सीधी रीढ़ का अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 का करेक्ट आंसर है। कविता की पंक्ति के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो कविता के पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है ये आप बताइए। तो जो उजाला फैलाते हैं उसके पक्ष में, या जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा। उसके लिए होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ जो आपका अनेक शब्दों का एक शब्द है ये प्रश्न। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वाक्यों में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। उसके लिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। देखिए आपका अलंकार से प्रश्न है आपके, इसमें समाज से प्रश्न है आपके। तो आपको सभी जो है आपके पढ़ना होगा जितने व्याकरण के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न है जयद्रथ वध जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जयद्रथ वध, तो इस ग्रंथ के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्ता जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो अधिकतर स्त्रीलिंग जो है बोलियों के नाम होते हैं। किनके? बोली के नाम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा, मतलब रिजु शब्द का उल्टा शब्द कौन सा होगा। तो रिजु का उल्टा शब्द होगा वक्र दोस्तों। कौन सा? वक्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इन चारों शब्दों में आपको बताना है उपसर्ग किस में नहीं है। तो उसमें जो है आपको ओढ़ना शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ओढ़ना में।
सो ऑप्शन नंबर सी इसका 25 का करेक्ट आंसर है। 26 है आपका, देखिए कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, तो यह है दोस्तों आपका चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में है इसका मुख्यालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर है कि इनमें से सही शब्द का चयन करें। जो सही शब्द लिखा हुआ है इनमें से वो आपका उज्जवल इस प्रकार लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है आपका हिंदी उर्दू मिश्रित, ना ही संस्कृत निष्ठ है, ना ही ब्रज अवधी का मिश्रित रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर में है कि झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो झरना ग्रंथ लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? नारियल का तत्सम शब्द होता है नारिकेल। हम लोग सभी जानते हैं तत्सम तत्वों का शब्द जो है नारिकेल इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर है। अब पार्ट 2 में आपका आ गया जनरल स्टडीज समान अध्ययन से प्रश्न आपके होंगे। इसमें मैथ के प्रश्न होंगे और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, और इसमें समान विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल स्टडी में। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका जनरल स्टडी का है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसमें दोस्तों आपका संघवाद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। बाकी आपका गणतंत्र का और समाजवादी का उल्लेख है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है संघवाद। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली जो गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी लगाता है, उसका संशोधन विधेयक 2022 ने किसमें किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का, वो हो जाएगा आपका सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आपका 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न में आप आइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A से लागू होता है। तो 51A जो है किस तिथि से लागू होता है? वो होता है आपका 3 जनवरी से, और उसका ईस्वी का नाम है 1977 ईस्वी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न से। और एक 34 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको बताना है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है कि संविधान की नवीन विशेषता का रूप में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर सी 34 का करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है, जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, आप बताइए। वो है अनुच्छेद 13 यानी 13 में उल्लेखित। तो ऑप्शन नंबर ए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा HDI के घटकों में से एक है, ये तो सही है। HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, ये भी सही है। जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं, यह कथन गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन का नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 36 का सी। भारत के सबसे उच्च जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो ये है शरावती नदी का महाजलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका शरावती। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो उस शहर का नाम है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई को जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ क्या है? तो यह क्षेत्र जो होता है जहाँ पर विषुवत विदित पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। कहाँ पे? विषुवत विदित पर, यानी ऑप्शन नंबर बी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो खरीफ ऋतु में कौन सा फसल उगाते हैं, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो गेहूं तो नहीं उगाया जा सकता है, ना ही सरसों, लेकिन कपास की जो खेती है वो आपके खरीफ ऋतु में उगाई जा सकती है, यानी कि आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की ऋतु में कपास की खेती की जा सकती है। ऑप्शन सी 40 का करेक्ट आंसर है। अब 41 से लेकर आपके 50 तक आपके मैथ के प्रश्न होंगे। तो आपको मैथ के प्रश्न जो है आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। जैसे यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी मैथों को धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा। हम सिर्फ इस वीडियो में आपको समान अध्ययन के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ना ही इसमें मैथ को और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका 50 प्रश्नों तक आपका मैथ खत्म होता है और 51 नंबर प्रश्न फिर समान अध्ययन से रिलेटेड स्टार्ट हो गया। तो 51 नंबर प्रश्न है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। तो हम लोग सभी जानते हैं ये विलियम बेंटिंग किए थे। कौन किए थे? विलियम बेंटिंग जो किए थे अंग्रेजी का आरंभ शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना है, मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती के असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? ये सभी आपका देखिए हिस्ट्री से प्रश्न आगे जाते हैं। तो यह कथन दिया हुआ है दोस्तों महात्मा गांधी का, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में आपको संस्था का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखिए आपका युगांतर, तो युगांतर संस्था है, उसके संस्थापक हैं आपके बरिंद्र नाथ घोष। कौन है? बरिंद्र नाथ घोष है युगांतर संस्था के। तो आपका ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका नौजवान सभा, तो नौजवान सभा के इसके संस्थापक हैं भगत सिंह, यानी बी का आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति, इसके जो है आपके दादा भाई नौरोजी हैं संस्थापक, यानी आपका सी का आपका 2 हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा दलित उद्धार सभा, जिसके स्वामी श्रद्धानंद है, यानी डी का 4। तो ऑप्शन नंबर आपका 53 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसमें आपका 3, 1, 2, 4 दिया हुआ है जिस प्रकार से हमने बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 53 का। 54 नंबर प्रश्न फिर देखिए इतिहास से रिलेटेड है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। इनका मुख्य कार्य था स्वराज दल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 54 नंबर प्रश्न का। 55 नंबर है कि 1932 में पूना पैक्ट के अनुसार क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट के अनुसार जो है हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था, ये भी जान लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 55 का करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सूरत में था पहली प्रेसिडेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 57 नंबर प्रश्न 57 है कि आपका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को वो किया गया था अहमदाबाद सत्याग्रह में सर्वप्रथम इसका प्रयोग, यानी अहमदाबाद। जो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भूख हड़ताल को प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो उसके बाद भारत आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए अब नेक्स्ट है आपका 59 नंबर प्रश्न। तो 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा इंडिया गेट का निर्माण कराया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिया गेट का जो आपका निर्माता है वो है आपका एडविन लुटियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। 60वां नंबर प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे लखनऊ के, कमेंट में आंसर दीजिए, बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 61 नंबर प्रश्न से फिर आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो जो भी आपके मैथ के प्रश्न हैं वो आप सॉल्व कीजिए, उसको एक एक प्रश्नों को आराम बारी बारी से सॉल्व करते जाइए वीडियो को पॉज करके।
हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बता देंगे, जिससे आप मिलान कर लीजिएगा आंसर से कि कितने आपके मैथ सही होते हैं और कितने गलत। तो देखिए 70 नंबर प्रश्न तक आपके मैथ के प्रश्न खत्म हुए। अब 71 नंबर प्रश्न में आते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। मधुबनी तो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और किशनगंज भी करता है। तो इसमें से पूर्णिया एक बच गया जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था। तो 1937 ईस्वी में किए थे, वो किए थे मोहम्मद यूनिस ने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर प्रश्न की अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था राजस्थान राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी बी इसका जो है करेक्ट आंसर है 74 नंबर प्रश्न का। 75 है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है तो कितनी है। वो है आपका 65.71%, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। वो है गीता संभरवाल को। किनको, गीता संभरवाल को जो है इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित हुए अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के क्षेत्र में, वो भी 2008 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में चिथिराई महोत्सव का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर बी 78 का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। 79 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया है। उसका थीम विषय था ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 79 का करेक्ट आंसर। 80 नंबर प्रश्न में है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। तो शुरुआत किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा दोस्तों। किसकी शुरुआत, आइडिया फॉर लाइफ की, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो कौन सा गैस है इसमें सर्वाधिक योगदान देती है दोस्तों आपका HCFC, मीथेन, ये सभी जो गैस है आपका दोनों सर्वाधिक योगदान देती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है। तो तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण इसमें है वो है बाज है। कौन, बाज ईगल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 82 नंबर प्रश्न का। 83 है कि तमिलनाडु वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन विकिरण किसका उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑक्सीजन के पराबैंगनी यूवी किरणों के प्रभाव। किसका उत्पाद है, ऑक्सीजन पर यूवी विकिरण के प्रभाव का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न है कि जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। इसका दिया है ओपेरियन ने। किसने, ओपेरिन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 85 नंबर प्रश्न है ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वे क्या होते हैं। वे होते हैं अपृतभोजी। कौन क्या होते हैं, वे होते हैं अपृतभोजी होते हैं जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं ज़्यादातर जंतु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों की जमाव, इसे कहते हैं जैव आवर्धीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 86 नंबर प्रश्न का। 87 नंबर प्रश्न 87 देखिए पराबैंगनी की विकिरण के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, उससे आपका चमड़ा
चमड़ी का आपका कैंसर होना हो जाएगा, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना है। ये सभी जो है साइड इफ़ेक्ट हैं यूवी के दुष्प्रभाव हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है डी। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है वो बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, जो मछली के बारे में गलत कथन बताता है। निम्न में से कौन सा दृश्य क्षेत्र की समग्र चित्र निर्मित करती है? वो निर्मित करती है छड़। कौन छड़ करती है? यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8D क्षमता वाले एक लेंस को -4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा? तो यह करेगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि जल के उपचार में ओजोन यानी ओजोनसिस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में इस प्रक्रिया को कहते हैं विसंक्रमण। जल के जो उपचार में ओजोनसिस होता है उसे विसंक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर होता है सेल की संख्या इंक्रीज करने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड कौन सा है इनमें से? इसका जो राइट आंसर है 93 का वो है आपका CH3COOH और C2CO3। ये आपका वीक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है वीक एसिड है। निम्न में से अर्धसूत्रगण के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा आपका ट्रू नहीं है, आपको बताना है इनमें से। इसका जो राइट आंसर है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम है, जो निम्न में क्या होते हैं? वो होते हैं भूमिगत तना होते हैं राइजोम और अदरक, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत तना। 95 नंबर प्रश्न आपके समाप्त हुए। 96 के मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? वो नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। उस पंजाबी मुसलमान का नाम, उनका नाम है चौधरी रहमत अली, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली जी। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? वो था आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? उस वायसराय का नाम है लॉर्ड लिटन, जिन्होंने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया। 101 नंबर प्रश्न में अब आइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति के गठन के अधिकार का उल्लेख है? वो उल्लेख है 19 के 1 के सी में आपका उल्लेख है सहकारी समिति के गठन के अधिकार का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 102 नंबर प्रश्न है किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 102 नंबर प्रश्न का। 103 देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है 103 नंबर प्रश्न में। तो सही कथन है कि भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1933 में दिया और संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। तो ये दोनों कथन सही है, बाकी ये दोनों फॉल्स है, यानी एक आपका 20 का करेक्ट आंसर है 1 और 4 103 नंबर प्रश्न का। 104 में है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? तो इसका संबंध जो है आपका दोस्तों
73वां और 74वां दोनों संशोधन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का सी। 105 है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? वो दे सकता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। 2011 से 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो वो प्रतिशत था 62.8% 2011-12 के जनसंख्या तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो सुरंग का नाम है अटल सुरंग। अटल रोड सुरंग जो है मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है, अटल रोड सुरंग। कौन सी नदी तुमकर जिले में देवरायनदुर्ग पहाड़ी के दक्षिण भाग से निकलती है और कावेरी से मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो उस नदी का नाम है सिमसा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? उस कृषि को कहा जाता है अंडमान में डिपा। स्लैश और बर्न कृषि को डिपा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु के श्रीलंका के मन्नार खाड़ी से पृथक करता है? तो उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उसके अनुसार आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहां मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस भारतीय को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है? उस भारतीय का नाम है शुभांशु शुक्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए 112 का करेक्ट आंसर है। 113 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा महिला की साक्षरता दर जो है केरल राज्य में है, केरल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 2011 जनगणना के अनुसार। 113 के बाद 14 प्रश्न है आपका। 114, पेरिस ओलंपिक 24 में मिजनैन लोपेज नूनेज ने एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? उसका नाम है दोस्तों पहलवानी। पहलवानी स्पर्धा में जो है उसने 5 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 114 का। 115 नंबर प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर का जो है किस रूप में मनाते हैं हम लोग? उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? उस भारतीय खिलाड़ी का नाम है साक्षी मलिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 116 का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? उसका आयोजन किया गया है नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों असम में और मेघालय में, इस सभी में, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन COP सम्मेलन जो है 2028 का आयोजन 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? जो आयोजन हुआ था 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का, वह कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत में वर्तमान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रवेश रावल जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यह मात्रा पाई जाती है ध्रुवीय बर्फों में, सर्वाधिक मात्रा मीठे पानी की। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 121 का करेक्ट आंसर है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से एक है। अलवणीकरण में जो इस्तेमाल किया जाता है उस तकनीक का नाम है आसवन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पर्माकल्चर जो है पारिस्थितिक कृषि का पर्याय है। सो ऑप्शन नंबर ए 123 का करेक्ट आंसर है।
124 में देखिए कि पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था पर्यावरण का, तो पहला जो हुआ था वो स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 126 है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ, तो ये हुआ आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन यानी क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है, 127 प्रश्न में बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सभी अणुओं की चाल जो होती है एक समान होती है, यह जो है अनुगति सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 128 में आते हैं, वह संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव का लार्वा का विकास दूसरे जीव के अंदर या उसकी सतह पर होता है, उसके परिणाम स्वरूप होस्ट की मृत्यु हो जाती है, उसे कहा जाता है परजीवी। वह संबंध परजीवी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 के बाद 129 नंबर प्रश्न को कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी, 129 नंबर प्रश्न में, तो उस अनुप्रस्थ तरंग की चाल होगी तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी 129 का भी करेक्ट आंसर है। 130 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, कोलॉइड का गुण नहीं है, वह कोलाइड इससे गुजरने वाली प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रह जाएगा। मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है, वो दोस्तों है आपका शीशा का, टीना का एवं एंटीमनी का मिश्र धातु है प्रिंटिंग प्रेस में टाइप धातु, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 है कि एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इससे बूंद बूंद छोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों आपका वो होगा आपका 437 152 होगा। इसे कहा जाता है आपका लाल, नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद बैगनी, ये आपका सही क्रम है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लाइक्यूरस लाइफ हेमोपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यह प्रस्तुत किए थे सैमुअल हैनीमैन ने। क्या सिद्धांत, उसका नाम है आपका लाइक्यूरस लाइक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपका फॉल्स कथन है, ये भी आपका फॉल्स कथन है। नेक्स्ट क्या है आपका द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग होते हैं तथा द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यह कथन सही है। 135 नंबर प्रश्न क्या है आपका साइंस से सब बायोलॉजी से प्रश्न है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में, उसका नाम है ट्रिप्टेस, जो है एंजाइम आपका रक्त का थक्का बनाने में बहुत सहायता करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 136 नंबर प्रश्न आपका आ गया रीजनिंग का, तो सफल होना का निष्फल होना, तो दुखी का आपका किससे संबंधित होगा, तो दुखी का प्रसन्न से संबंधित होगा, तो प्रसन्न पे तो आप यहाँ टिक लगा लीजिए। असंगत शब्द का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड़ता होगा, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये सभी आपके अब रीजनिंग के प्रश्न 136 से लेकर आपके 150 प्रश्नों तक, तो सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके बारी बारी से मैथ और रीजनिंग वाले भी सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आपके नंबर से हैं, रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, आपका टाइम है, डिस्टेंस है, सभी आपका वर्ड मीनिंग भी वर्ड से है आपका, तो सभी देखिए 150 प्रश्नों तक आपके ये सब खत्म होते हैं। ठीक, रीजनिंग के प्रश्न, मैथ के प्रश्न, जीके के प्रश्न 150 प्रश्न आपके खत्म हुए और ये आपका रहा आंसर की, जिससे आप सभी प्रश्नों को मिलान कर लीजिए। 150 प्रश्नों तक का आंसर दिया हुआ है, 1 से लेकर जितने मैथ है, रीजनिंग है, आपको सेट बनाना है, कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।